कि कैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो उसकी ब्लूप्रिंट बनाना होता है, एक स्केच बनाना होता है। वैसे ही हमने फाइंड आउट कर लिए एंटिटीज को, एट्रीब्यूट्स को और रिलेशनशिप को। तो हम अब एक ब्लूप्रिंट बनाने जाएंगे और उसी ब्लूप्रिंट को यूज करते हुए हम डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। और उस ब्लूप्रिंट को क्या कहते हैं? ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है। सो आज जब हम लोग कोई भी डायग्राम बनाएंगे, जैसे आप लोगों ने नाइन्थ मैट्रिक वगैरह में प्रोसेस डायग्राम बनाया होगा या इस तरह के कोई भी ऐसे डायग्राम बनाई होगी, तो हर डायग्राम में जितने भी नोटेशन यूज होंगी, सर्कल यूज होगा, स्क्वायर यूज होगा, एरो यूज होगा, इन सब की अपनी अपनी मीनिंग्स होती हैं। इसी तरह ईआरडी में भी अपनी अपनी इसकी कुछ मीनिंग्स हैं और उन्हीं मीनिंग्स को यूज करते हुए हमें सिर्फ इनके नोटेशन को समझना कि ये वाला बॉक्स कब यूज करेंगे और उसका नाम क्या होगा। ये कुछ नोटेशंस हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और एंड में एक ईआरडी डिजाइन करके देख लेंगे। सबसे पहले जो नोटेशंस हम डिस्कस करेंगे वो है एंटिटीज के नोटेशन। यानी अगर हमें एंटिटीज फाइंड आउट कर लिए तो हमें एंटिटीज बनानी है ईआरडी के लिए। तो एंटिटी बनाने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल सिंबल यूज करते हैं और रेक्टेंगल सिंबल के बीच में उस एंटिटी का नाम। फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में आप लोगों को पता होगा, हमने स्टूडेंट एक एंटिटी फाइंड आउट कर लिया था। और जब हम ईआरडी बनाने जाएंगे तो उस रेक्टेंगल के बीच में क्या लिखेंगे हम लोग? एंटिटी का नाम लिखेंगे। ठीक है। और इस शेप का नाम है, इसको कहते हैं एंटिटी। मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि आप लोगों ने ईआरडी बनानी है, ईआरडी में एंटिटी क्रिएट करें स्टूडेंट की, तो आपने रेक्टेंगल बनानी है, उसके अंदर लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन की, एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल विच कंटेन्स द एंटिटी नेम। यानी हमें जब भी ईआरडी के अंदर एंटिटी को एनोटेट करवाना हो, शो करवानी हो, उसमें हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं और उस रेक्टेंगल के बीच में उस एंटिटी का नाम लिखते हैं। ये हो गया हम लोग के पास एंटिटी। और हमारे पास कुछ वीक एंटिटीज होते हैं। एक होता है एंटिटी और कुछ वीक एंटिटी होता है। वीक एंटिटी क्या होता है? एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स एट्रीब्यूट अलोन। The existence of a weak entity is dependent upon another entity called the owner entity. For example, weak entity क्या होता है? weak entity itself खुद जो है ना independently एग्जिस्ट नहीं करती। इसका क्या मतलब है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना? कोई ऐसा एंटिटी जो आपके सिस्टम के अंदर इंडिपेंडेंटली स्टोर नहीं होती। ईआरडी बना रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए ईआरडी बना रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के जो चिल्ड्रंस होंगे, उन चिल्ड्रंस के लिए कोई इंसेंटिव है या कोई बोनस है या कोई मेडिकल है, तो उसका डेटा स्टोर करेंगे। तो अगर देखा जाए तो चिल्ड्रंस जो है एक एंटिटी है, लेकिन वो उस ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर ये वीक एंटिटी है। एम्प्लॉय के जो चिल्ड्रंस का जो हमारे पास एंटिटी बनेगा वो वीक एंटिटी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि कल को अगर हमारे पास एम्प्लॉय ही नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन चला गया, तो उस वो डेटा जो है ऑटोमेटिकली चिल्ड्रंस का डेटा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी वो इंडिपेंडेंटली रहेगा नहीं। ऐसे एंटिटीज को हम कहते हैं वीक एंटिटी। तो ये किसी भी सिनेरियो में बन सकते हैं। ये चिल्ड्रन वाला एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। तो वो टोटली डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर कि क्या आपके रिक्वायरमेंट में कोई ऐसी एंटिटी आ रही है जिसको आप वीक एंटिटी शो कर दें अपने पास, ताकि डिजाइन करते हुए ये आइडिया हो कि ये हमारे पास वीक एंटिटी है। और उसके लिए कौन सा शेप यूज करेंगे हम लोग? रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल के अंदर। यानी एक एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उस रेक्टेंगल के अंदर एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, उस रेक्टेंगल के अंदर हम उस वीक एंटिटी का नाम लिख देंगे। तो इसको हम कहते हैं वीक एंटिटी। तो हम अपने ईआरडी में इसको एज वीक एंटिटी शो करवाएंगे। इट्स क्लियर नाउ? डन। सो
और उसके बाद तीसरी जो एंटिटी एंटिटी का नोटेशन है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव एंटिटी। एसोसिएशन का क्या मतलब है, आप किसी दो एंटिटीज के बीच में एसोसिएट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एसोसिएशन। तो यहाँ पर क्या, एन एंटिटी यूज्ड इन अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप represents an extra table. All relationships for the associative entity should be many. ठीक है, ये क्या बता रहा है, मैंने स्टार्टिंग में जब हम लोग रिलेशनशिप्स को डिस्कस कर रहे थे, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, तो मैंने आप लोगों को कहा था जब भी हम लोगों के पास ऐसी कोई एंटिटी होगी मैनी टू मैनी का, तो हम क्या करते हैं, उसको आपस बीच में से डिवाइड कर देते हैं। वो इस वजह से कि हमारे पास डेटा जो है ना वो मल्टीपल यानी डुप्लीकेशन ना हो डेटा का। फॉर एग्जांपल इसमें हमने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स का और कोर्स का, यानी मैनी स्टूडेंट मैनी कोर्स में रजिस्टर हो सकते हैं और मैनी कोर्सेज में मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। या एक एग्जांपल हो सकता है बहुत सारे कस्टमर्स मैनी ऑर्डर्स कर सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट की बात करें हम लोग, तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। तो इसको हम बीच में से तोड़ के एक एसोसिएटिव एंटिटी ऐड कर लेते हैं बीच में, जो क्या करता है, एसोसिएशन करता है स्टूडेंट के साथ भी और एसोसिएशन करता है क्लासेस के साथ भी। एसोसिएशन करता है आपके पास, एसोसिएशन करता है आपके पास ऑर्डर का और एसोसिएशन करता है आपके पास ऑर्डर के एंटिटी के साथ और कस्टमर के एंटिटी के साथ। तो फॉर एग्जांपल आपने जो एसोसिएटिव एंटिटी बनानी है, तो आप स्टूडेंट और क्लासेस के बीच में एक एसोसिएटिव एंटिटी बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट क्लासेस। या ऑर्डर और कस्टमर के बीच में आपने एक एसोसिएटिव एंटिटी बनाया जिसका नाम आपने रख दिया कस्टमर ऑर्डर्स। तो पहले दो टेबल थे, अब एक और एसोसिएटिव टेबल ऐड हो गया, तो अब कहते हैं हम इसको एसोसिएटिव एंटिटी। ये हो गए एंटिटीज के नोटेशन। बस ये तीन आप शेप याद करेंगे, इन्हीं तीन शेप से आपके पास क्या बनता है, एंटिटी क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास आता है एट्रीब्यूट के नोटेशन क्या क्या होते हैं। जब भी आप एट्रीब्यूट बनाएंगे तो उसका एनोटेशन किस तरह के होने चाहिए। सबसे पहले अगर आप किसी एंटिटी का एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं तो उस एट्रीब्यूट को बनाने के लिए कौन सा शेप यूज करेंगे, ऑल शेप यूज करेंगे। ठीक है, यानी आपने एंटिटी बनाई फॉर एग्जांपल स्टूडेंट और उसका एट्रीब्यूट है नेम, स्टूडेंट नेम, तो आप एंटिटी बनाएंगे रेक्टेंगल में और उसके साथ हम आप बनाएंगे स्टूडेंट नेम का एक ऑल शेप और उसके अंदर लिखेंगे स्टूडेंट नेम। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एंटिटी बन जाएगा, एंटिटी का एट्रीब्यूट बन जाएगा। ठीक है, अब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था, वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है एट्रीब्यूट जो नॉर्मल एट्रीब्यूट हो जाए, उसका नाम हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, ये सब कुछ क्या कहलाता है, नॉर्मल एंटिटी। जो नॉर्मल एंटिटी अगर आपने बनानी हो तो आप सिंगल एक ऑल शेप बनाएंगे, ये आपका नॉर्मल एंटिटी बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल एट्रीब्यूट बन जाएगा, सॉरी। और दूसरा जो है वो क्या है, की एट्रीब्यूट, यानी कुछ ऐसे भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो की हो सकते हैं। की होने का मतलब क्या होता है कि वो यूनिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट की केस में देखें, आप लोगों के केस में, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो क्या होता है, सबका यूनिक होता है। तो जिस एंटिटी का कोई कॉलम जो यूनिक हो और उसको हम की बनाएं तो हम उसको कहते हैं ये की एट्रीब्यूट है हमारे पास। तो उस की एट्रीब्यूट को अगर आपने ईआरडी में एनोटेट करवाना हो तो आप क्या बनाएंगे, ऑल शेप बनाएंगे, एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। जब अंडरलाइन करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि ये हमारे पास की एट्रीब्यूट है। अंडरलाइन नहीं करेंगे तो सिंगल नॉर्मल एट्रीब्यूट होगा, और अंडरलाइन करेंगे तो क्या होगा, की एट्रीब्यूट कहलाएगा। और एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसको हम लोग डबल ऑल शेप में एनोटेट करते हैं, जिससे आइडिया होता है
कि हमारे पास मल्टी वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड का क्या मतलब होता है कि एक एंटिटी, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट है, आपके पास अगर दो मोबाइल फोन नंबर है, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन नंबर होगा तो आप एट्रीब्यूट बनाएंगे कि भाई ये सिंगल नंबर है ये। लेकिन कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डबल हो सकते हैं, जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर का बता दिया, ईमेल एड्रेस दो हो सकते हैं, आपके आपके नॉर्मल एड्रेसेस दो हो सकते हैं। तो ऐसे कोई एट्रीब्यूट जो मल्टी वैल्यूड हो सकता है, दो वैल्यूज उसके हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा उसके वैल्यूज हो सकते हैं, तो उस एट्रीब्यूट को हम क्या करते हैं, डबल ऑल शेप में एनोटेट करते हैं, ईआरडी बनाते हुए, ताकि हमें देखते साथ आइडिया होता है कि हाँ ये फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया डबल ऑल और उसमें बना दिया फोन नंबर, तो हमें फौरन समझ में आ जाएगा भाई फोन नंबर के हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं, तो आप उसको एनोटेट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। और एंड में हमारे पास है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, ड्राइव्ड का मतलब ये होता है किसी एट्रीब्यूट से कैलकुलेशन के बाद उसको ड्राइव किया हुआ हो। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एक एज एट्रीब्यूट है, और सॉरी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ एक एट्रीब्यूट है, और उस डेट ऑफ बर्थ से आप एज कैलकुलेट करते हैं, तो एज आपका कौन सा एट्रीब्यूट होगा, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि आपने एज को ड्राइव्ड किया है डेट ऑफ बर्थ से। तो अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट आपके पास होगा तो उसको आप किस में डिनोट करेंगे, ऑल बर डॉटेड ऑल में। ठीक है, अब तीसरी चीज पे आते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेशनशिप नोटेशन, कि अगर हमें एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से के रिलेशनशिप बनानी है, तो इस रिलेशनशिप को बनाते हुए हम कौन से शेप्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने एक एंटिटी और दूसरी एंटिटी को मिलाना हो, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को और क्लासेस को आपस में मिलाना हो, या नंबर को आपस में मिलाना हो, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बीच में आप एक रोम्बस बनाएंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये रोम्बस बनाएंगे, उस रोम्बस के अंदर उसका रिलेशनशिप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर याद होगा जो सिनेरियो हमने किया था कि एचओडी जो हैं वो डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं, तो हम बनाएंगे एचओडी का एट्रीब्यूट एंटिटी, और एक एंटिटी बनाएंगे हम लोग डिपार्टमेंट्स का। उनके बीच में हम लोग एक रोम्बस बनाएंगे और उस रोम्बस में लिखेंगे एचओडी मैनेजेस या हैंडल डिपार्टमेंट्स। तो क्या हो गया यहां पर, उस एंटिटी का नाम, उस रिलेशनशिप का नाम भी आपने उस रोम्बस के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, आप रिलेशनशिप का नाम रोम्बस बनाएंगे और उस रोम्बस के बीच में उसका रिलेशनशिप भी लिखेंगे। ये होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। और अगर आपका एक एट्रीब्यूट, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक एट्रीब्यूट वीक एंटिटी हो, दूसरा एट्रीब्यूट वीक एंटिटी ना हो, तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनाएंगे वो आप डबल रोम्बस से बनाएंगे, जिससे पता चलता है कि ये इसके बीच में वीक एंटिटी है। अब यहाँ पर उस जो पर हमने बातें की, जरा उनको देखेंगे। यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल हमने तीन एट्रीब्यूट्स बना लिए और तीन एंटिटीज हमने बना लिए, एक स्टूडेंट की एंटिटी बना ली, एक टीचर की एंटिटी बनाई और एक प्रोजेक्ट्स की एंटिटी बना ली। ये तीन एंटिटीज हैं। अब उन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स को किस तरह हम बनाएंगे, जैसे हमने बात की थी कि देखें स्टूडेंट है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ नॉर्मल एंटिटी है तो हमने सिर्फ ऑल शेप से बना दिया। स्टूडेंट का नेम नॉर्मल एंटिटी है इसलिए हमने उसको ऑल शेप से बना दिया। स्टूडेंट का रोल नंबर एक नॉर्मल एंटिटी है इसलिए हमने उसको ऑल शेप से बना लिया। अब अगर ये एंटिटी जो है वो अगर की होता तो हम क्या करते,
एक हमारे पास कंपोजिट एंटिटी भी होता है, ठीक है। वो क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट भी होता है। वो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने नेम के दो वो हैं, यानी आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछा और ये फुल नेम है, तो ये हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये पॉसिबल है, यानी स्टूडेंट का नाम जो है वो एट्रीब्यूट है, उस नेम के एक्चुअली दो एट्रीब्यूट्स और हैं जिसको हम कहते हैं कि कंपोजिट एट्रीब्यूट है। तो ये फुल नेम एंड लास्ट नेम हमारे पास क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट का भी हमें देखना होता है कि अगर आपके पास ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जो कंपोजिट बन सकती हैं, उसको आप इस तरह एनोटेट करेंगे, दिखाएंगे अपने ईआरडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हमने अभी एग्जांपल में बताया था कि अगर हमारे पास कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, जिसका हमने एग्जांपल लिया था फोन नंबर का, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर फोन नंबर एक एट्रीब्यूट है पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको डबल ऑल शेप में रख दिया। इससे ये आइडिया होगा आपको कि हमने ये एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है हमारे पास, ठीक है। और ड्राइव एट्रीब्यूट ये यहां पर है, ठीक है। अभी जो एग्जांपल दिया था वही सेम एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का, और उसी स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ से आप एज ड्राइव करें, तो जो ड्राइव एट्रीब्यूट होगा उसको हम डेश्ड ऑल शेप में शो करेंगे। तो ये अब आइडिया होगा जब हम डिजाइन करेंगे डेटाबेस को, तो इसको देखते साथ हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है। ये कहाँ से ड्राइव होता है उसकी अलग, वो तो छोड़ दें, वो आप खुद देखेंगे जब आप बनाएंगे, लेकिन सिर्फ हमें पता हो ब्लूप्रिंट के अंदर कि ये हमारे पास ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, ये कहीं ना कहीं से ड्राइव होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। उसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। हमने रिलेशनशिप में बता दिया कि हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है कि दो एंटिटीज है, उसके बीच में रिलेशनशिप बनानी हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो आप एक हम रोम्बस बनाते हैं, उसके बीच में उस रिलेशनशिप का नाम लिखते हैं। और हमारे पास जब भी रिलेशनशिप्स बनाते हैं तो हमारे पास तीन तरह के रिलेशनशिप, चार तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, उसको हम कभी कभी कहते हैं कार्डिनलिटीज। क्या है उसके कार्डिनलिटीज का मतलब वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, या मैनी टू मैनी है, इसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं। तो अगर आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो एंटिटीज हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप है और वो वन टू वन है, तो देखें यहाँ पर एक एंटिटी की तरफ भी वन लिख दिया, दूसरे एंटिटी की तरफ भी वन लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये वन टू वन का रिलेशनशिप है। अगर वन टू मैनी का होगा तो देखें एक तरफ हम लिखेंगे वन, दूसरी तरफ एन, जिस तरफ एन लिखेंगे उसको हम कहते हैं यहां पर मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है। ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है और बीच में रिलेशनशिप का नाम आएगा। और मैनी टू वन का है तो जिस तरफ एन होगा वो मैनी होगा, जिस तरफ वन होगा वो वन होगा, तो ये मैनी टू वन का रिलेशनशिप बनेगा। और एंड में मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप। अगर आपके पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है तो आप क्या बनाएंगे, एन और एन बनाएंगे, दो दो आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे और उसके बीच में लिखेंगे एन, तो ये हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। अच्छा, जब रिलेशनशिप के अंदर जो इसको हम कहते हैं कार्डिनलिटीज, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन को कहते हैं कार्डिनलिटीज। तो ये कार्डिनलिटीज शो कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता जो हमने वन लिखा एन लिखा, बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, अभी वन देखेंगे, उनमें से कोई सा भी तरीका आप यूज करें, इट्स ओके टू यू, या आप कोई सा भी यूज करेंगे। उसी तरह जो एट्रीब्यूट्स हमने देखे कि एट्रीब्यूट्स हमेशा ऑल शेप में होना चाहिए, तो ये एक तरीका है
और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस तरह डिजाइन करें। लेकिन क्योंकि हम एक तरीका देख रहे हैं, बाकी आपके ऊपर है कि आप बस सिर्फ यहाँ से ही वो आपको आइडिया होगा, आप खुद पर आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। याद एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। यानी अगर दो एंटिटीज हैं आपके पास, उन दो एंटिटीज का आपस में क्या कंस्ट्रेंट है, पार्शियली कंस्ट्रेंट है या टोटल पार्टिसिपेशन है। यानी फॉर एग्जांपल पार्शियल पार्टिसिपेशन से क्या मुराद है कि आप स्टूडेंट हैं, आप किसी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होते हैं, तो रजिस्टर होते साथ जरूरी तो नहीं है कि आप कोर्स भी रजिस्टर करें, ऐसा ही है। तो तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं स्टूडेंट का कोर्स के साथ जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, पार्शियल है। यानी एक दफा आप प्रोग्राम में रजिस्टर हो जाए लेकिन आप कोर्स ना लें, हो सकता है आप सेमेस्टर को ड्रॉप कर दें या सेमेस्टर को फ्रीज कर दें। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं ये टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को बना के दे रहे हैं, वो कहते हैं, अगर उन्होंने ये सिनेरियो रखा, वो कहते हैं कि भाई स्टूडेंट आया तो उसको लाजमी कोर्स में इनरोल्ड होना ही होना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट का कोर्सेज के साथ टोटल पार्टिसिपेशन है। जैसे ही स्टूडेंट इनरोल्ड होगा वैसे ही उसने कोर्स को रजिस्टर कर देना है। अगर कोर्स रजिस्टर नहीं होगा तो वो इनरोल्ड भी नहीं हो सकता। तो इसको हम कहते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। ठीक है। तो ये आगे जाके समझ में आ जाएगा। अगर हमें ये शो करवानी है कि इसका टोटल पार्टिसिपेशन है या पार्शियल पार्टिसिपेशन है, तो वन लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या है, पार्शियली पार्टिसिपेशन है। और दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन है। ठीक है।